तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। और कोलकाता में मैं दिखा देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन IT सेवा के तरफ से आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। और हमारे बीच में है ये जो मैडम है, ये गुजरात से चल कर के डावी जी हैं, और साथ में और भी ऑफिसर्स हैं। उनसे हम बारी बारी परिचय के साथ में हम बात करेंगे, जो कि गुजरात इस बार कोलकाता में मनाया जा रहा है, जो कि जितने भी ऑल इंडिया के इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे डावी जी? आज के दिन हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो जन्म जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, तो बाबा साहब के विचारों को भी फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब ने जो बोला है संगठित होने के लिए, उस पर तो पहले ही हमें प्रायोरिटी देके फोकस करना चाहिए। हम एकजुट होंगे तो ही हम हमारे कोई भी काम कर पाएंगे। तो सबको बाबा साहब की ये जन्म जयंती पर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे मतभेद भुला के एक होने की बात सोचिए। बस, धन्यवाद। हमारे बीच में कश्मीरा डावी जी थी, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और इस गुजरात से हैं आप। और इसमें इस एसोसिएशन में आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं ऑल इंडिया में ट्रेजरर हूँ। ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST वेलफेयर एसोसिएशन में मैं ट्रेजरर हूँ। इससे पहले जब गुजरात में मनाया गया था बाबा साहब की जयंती, जब भी हमने मैडम जी को दिखाया था, और इस बार इस साल कोलकाता में किया जा रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयकर विभाग है और उसके अंदर ये इतना अच्छे ये जो पुष्प है उससे ये डिजाइन बनाया गया है। और पूरा ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड सिक्किम, दो रीजन को मिला करके ये बना है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने इस जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी मालूजी सतपाल के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। रामजी सतपाल एक आर्मी ऑफिसर थे, जो कि मध्य प्रदेश के भाव स्टेशन थे। मां भीमाबाई अपने बेटे को भीम बुलाने का फैसला लेती। इनके जन्म से पहले ही रामजी के एक अंकल, जो कि सन्यासी का जीवन जी रहे थे, एक भविष्यवाणी करते थे कि जन्म लेने वाली ये संतान एक बहुत फिल्म हासिल करेगी। दूसरे बाद रामजी आगे से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली बेंगलुरु कर जाती है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे। दिल्ली को 5 से 17 में जॉब ढूंढ लेते हैं तो परिवार एक बार पूर्ण करता है, लेकिन कुछ समय बाद में एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भीम की आंख खोलकर बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठा लेती है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि राम जी के लिए सब कुछ आसान रहा। आइए देखते हैं आगे चलकर किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। छोटी उम्र में भीम का दिमाग ऐसा आता है कि उनके और उनकी फैमिली के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर भीम के कोने में रफ मैट पर बैठा होता था। देखने में उस बच्चे से बाहर नहीं पिया दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। दोनों को ये समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ये अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए बेंगलुरु ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर कैशियर की नौकरी काम कर रहे थे। वो ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतजार करते हैं, लेकिन राम जी उनसे मिलने नहीं आते। दोनों और उनके भाई काफी वेल ड्रेस्ड, क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा काइंडली शो करते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं। इसके
पर भी बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वो बाहर से। ये सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम हैरान रह जाता है। उसके फेस के कई एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और वो उनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भी अपने फादर तक पहुंचने के लिए ब्लड कार्ड फाइल करने की सोचते हैं, लेकिन कार्ड को तक बात पहुंच चुकी है कि ये लोग अनटचेबल्स हैं और इसलिए वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते। फाइनली इन्हें जर्नी की यूजुअल कॉस्ट का डबल में करने के लिए राजी होना पड़ता है और साथ ही कार्ड को ड्राइव भी खुद ही करना पड़ता है। कार्ड ड्राइवर कार्ड के साथ पहले ही चलता है क्योंकि उसको इनसे बलूज होने का डर था। हालांकि एक्स्ट्रा मनी की वजह से वो कार्ड को बाद में वेरीफाई करने पर राजी हो गया। इस पूरी जर्नी के दौरान भी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहते, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। वो और उनके भाई एकदम क्लीन और नीटली ड्रेस थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें पलट कैसे हो सकती थी। बिना इस इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, इस तरह के सेंसलेस इंसान्स ने उन्हें रियलाइज कराया कि हमारी सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहती है वो एकदम स्टूपिड, क्रूअल और अनरीजनेबल है। उनकी बहन को उनका हेयर कट उनको ही करना पड़ता था क्योंकि गांव के बाबू उसको एक अनटचेबल द्वारा पहुंच होने से डर लगता था। अगर वो अपने सिस्टर से पूछते कि वो अनटचेबल्स क्यों है, तो उनके पास एक ही जवाब होता था कि ऐसा हमेशा से होता आया है। बहन इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। वो जानते थे कि ऐसा हमेशा होता रहा है का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई जस्ट रीजन है या आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। ये बात में भीमराव जी की कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती अनुभव हुई। बहन की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट का होने के बावजूद बहन को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी केशव अम्बेडकर। वो बहन की काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छे काम की तारीफ करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अम्बेडकर में चेंज किया। इसी तरह स्कूल में भीम का सरनेम उनके फादर ने अम्बादावी का रजिस्टर कराया था, जिसका अर्थ था कि ये अपने नेटिव विलेज अम्बादावी से आते थे। टीचर्स भीम के फादर रामजी से आग्रह करते थे कि अपनी बेटी भीम को बेस्ट एजुकेशन दे। इनके कहने पर रामजी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे मूव कर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ गरीब से गरीब लोग रहा करते थे और वो भी सिर्फ एक छोटे से कमरे में। लेकिन भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले पाते हैं। एक छोटी सी रूम में पूरे परिवार के एक साथ रहने की वजह से वो बहुत क्राउडेड फील होता था और वहाँ स्ट्रीट्स भी बहुत नॉइजी हुआ करती थी। इसलिए वो स्कूल से आने के बाद सुबह आया करते थे और वो उनके फादर सुबह 2 बजे इन्हें उठाया करते थे। उस समय सब शांत होता था और दोनों अपना होमवर्क और पढ़ाई तेज नहीं कर सकते थे। इस बड़े शहर में जहाँ लाइफ विलेजेस से ज्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हुए कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब है। यहाँ तक कि उनके फेवरेट स्कूल में भी ऐसा होता था। एक दिन टीचर ने उन्हें सम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर क्लास के बाकी सभी लोग एकदम से खड़े हो गए और नाराजगी दिखाने लगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्सेस रखे हुए थे और उनका मानना था कि भीम उनके खाने को डिलीट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता है कि ये अनरिजनल्स के लिए फॉरबिडन है, इसलिए उन्हें पेशेंट रहनी पड़ती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद से संस्कृत को भी सीखा। खैर इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से दूर ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी राधाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन अब इससे आगे राम जी स्कूल फीस पे करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। ऐसे में भीम की एक शुभ चिंतक ने बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को भीम की रिकमेंडेशन की। शाही महाराज ने इन्हें मंथली स्कॉलरशिप प्राप्त कर दी। इस स्कॉलरशिप के हेल्प से भीमराव 1912 में अपनी बीए पास कर लेते हैं और इसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में एक जॉब दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें वापस बॉम्बे अपने घर जाना पड़ता है क्योंकि राम जी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ समय बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद 1913 में दोस्तों भीमराव को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम शुरू करते हैं जिसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स को फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा जाना था। भीमराव भी इसमें सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसके अनुसार अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद 10 साल उन्हें बड़ौदा स्टेट को सर्व करना था। इसके बाद 1913 में भीमराव यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनकी मेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी थे। 2 साल के अंदर वो एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं और अगले साल अपनी पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं।
हालांकि उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले लंदन छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्टेट ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। बेरोजगारों को 3 साल का इंतजार करना पड़ता है लंदन वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। फिर उससे पहले बात करते हैं वापस इंडिया आकर उनके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं। उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विस में एक शानदार जॉब दी जाती है। बेरोजगारों के बाद सब डॉक्टरेट की पढ़ाई थी और एक टॉप जॉब के लिए ट्रेन हो रहे थे, लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें हिंदू कास्ट सिस्टम के वर्स्ट फीचर्स का सामना करना पड़ता है। ये अब और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो पिछले 4 साल से देश से बाहर रह रहे थे। अनटचेबल के लेवल से एकदम फ्री और दूर। जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे वहां कोई भी उन्हें फाइल्स और पेपर्स हाथ में नहीं देता था। सर्वेंट उनके डेस्क पर फाइल्स फेंक दिया करता था, नहीं उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। रिस्पेक्ट देने की बहुत दूर की बात है और ये सब सिर्फ और सिर्फ उनके कास्ट की वजह से। गुरुदेव जी को रूम के लिए बहुत से होटल्स के चक्कर लगाना पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में उन्हें पारसी गेस्ट हाउस में रहने की जगह मिलती है और वो भी जब उन्होंने अपनी कास्ट को सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया था। यहाँ उन्हें बहुत स्कूल्स और फील्ड लाइब्रेरी सेटअप करना था। इसके बाद 1947 महार सत्याग्रह राम के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट्स को इंश्योर करना। भीमराव जी ने दलित के एमांसिपेशन के लिए काम किया। दोस्तों, ये ही कहानी एक ऐसी संघर्ष जिसने पूरी दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न सिर्फ दलित के लीडर बने बल्कि सभी वल्नरेबल कम्युनिटीज के राइट्स की बात रही। वो राइट्स के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से एक लीडर के रूप में खुद को विकसित किया। ऐसे महान शख्सियत को आगे की ट्रेनिंग पर हमारा शत शुक्रिया। As the ultimate goal is concerned, the histories and the chief guests